सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जो हमारे पास टॉपिक हुआ था ना, वो था मतलब कि पहले मैंने तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बताया था, उसके बाद जो अगला है हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक बता चुका हूं। अब ना देखो तुम्हें बैलेंस शीट के बारे में पता होगा भाई। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारे अंदर जो बुक के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो पूरा डिटो याद करना है। ठीक है, तो किस साइड क्या क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसे पूरा याद करना है, और जो बैलेंस शीट है, ठीक है, इसका फॉर्मेट। तो तुम्हें ना भाई पहले इसको लिख के याद करने के लिए मैंने बोल रखा है, तो भाई इसको लिख के याद कर लेना। अब सुनो, हम जो नेक्स्ट बात करते हैं ना भाई, मैं तुम्हें याद है एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताया था मैंने। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब मैं थ्योरी करवा रहा था, याद है, जिसमें थोड़ी बैकग्राउंड वाली क्लास थी जो। तो अब थोड़ा उसके एक बार ना हल्का थोड़ा ज्यादा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, देख लेना। सबसे पहली बात जो मेरे पास है, हेडिंग डाल लो अगली, एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर के दो पार्ट कर दो, एक है मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो दूसरा है वो मेरे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई ये दो चीजें हैं, एक मेरे पास का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा क्या मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो भाई देखो अब ये जो मेरे पास बात है, पहले हमें समझना है इसके बारे में कि भाई ये होते क्या क्या है। देखो वैसा तो मैंने पहले बताया था, दोनों एक टाइप के खर्चे हैं। जो मेरे पास रेवेन्यू होता है ना, उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। रेवेन्यू क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। और जो मेरे पास जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, पहले समझा था, लेकिन हम क्या है इसी नाम से याद रख के चलेंगे। एक मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरा क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम इसी को थोड़ा पढ़ते हैं डेप्थ में। ठीक है, तो पहले छोटी छोटी जो उसकी डेफिनेशन है वो लिखवा रहा हूँ, फिर जाकर उतना पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई सा खर्चा मेरा रेवेन्यू है या नहीं, दूसरा कैपिटल है या फिर नहीं है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके बारे में लिख लो। Capital expenditure is that expenditure which gives benefit of enduring nature। जैसे कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं। The benefit of which extends to a period or periods beyond the accounting period। सुनो भाई देखो ये मेरे पास क्या है कि जैसे कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग, मतलब एंड्यूरिंग नेचर। ठीक है, मतलब कि जो मान लो थोड़ा लंबे समय तक हमें बेनिफिट देता है। ठीक, जैसे मान के चलो मैं तुमसे छोटी से एक एग्जांपल लेके चलूं, एक्सपेंसेस डन ऑन परचेजिंग ऑफ अ मशीनरी। ठीक है, अगर क्या है कि हम किसी मशीनरी को परचेज करने पे एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, तो वो हमें छोटे टाइम के लिए बेनिफिट देता है या फिर लंबे टाइम के लिए। मैंने कोई मशीनरी खरीदी,
वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए बेनिफिट देगा या लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देगा? लंबे टाइम के लिए देता है ना। तो बताओ कि बोल सकते हैं कि भाई जो भी पूरा या तो पूरा अकाउंटिंग पीरियड निकाल देगा या फिर उससे आगे भी निकाल सकते हैं, ऐसा ही तो है। तो वही यहाँ पे बोल रखा है कि भाई द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड टू अ पीरियड, या तो 1 साल, ठीक है, और पीरियड्स मतलब कि उससे ज्यादा साल, मतलब कि पीरियड्स और बियॉन्ड द पीरियड, ठीक है, या फिर क्या एक पीरियड है उससे अगले पीरियड में बेनिफिट देता है। जैसे मान लो मैंने एक मशीन खरीदी, तो मशीन 1 साल तो चलेगा भाई, उसका जो अगला साल होगा उसमें भी चलता ही है वो। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक तो मुझे ना भाई पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर, फिर इज होगा, इज दैट एक्सपेंडिचर, इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच, the benefit of which is exhausted the benefit of which is exhausted within the accounting period, within the अकाउंटिंग पीरियड। सुनो भाई, इसके मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्चुअल में होता क्या। देखो ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा ऐसा एक्सपेंडिचर हो जाता है द बेनिफिट ऑफ विच, भाई जिसका जो लाभ है, जिसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि एग्जॉस्टेड। भाई एग्जॉस्टेड का मतलब मान लो एकदम से सोख लिया जाता है या फिर ले लिया जाता है, फिर मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो तुम्हें समझना है, ठीक है। क्या द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, भाई जिसका बेनिफिट हमें क्या है कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। बस हमारी जैसे मान लो मैंने रेंट पे कर दिया मैंने, तो उसका जो मैं रेंट पे करते हैं ना भाई, ऐसा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो 1 साल का रेंट एक साथ पे करती है, यानी कि महीने महीने का दे रहा, ऐसा नहीं होता। वो साल का रेंट, 10 साल का रेंट वो एक साथ पे कर देते हैं, ऐसा है। वैसे तो भाई जो 1 साल में ही रेंट पे करता है, ठीक है, 1 साल के प्रॉफिट देखा फिर रेंट पे कर दिया, इस तरीके से चलता रहता है। तो भाई एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे यहाँ पे ना मतलब कि एक जो मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड है, अगर कोई सा खर्चा ऐसा किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही अंदर तक मिल गया, उसके बाद नहीं मिलेगा, मतलब जितना बेनिफिट था वो सारा एक ही पीरियड में एग्जॉस्टेड हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट कर लिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोला था उसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे, ठीक है। बात में आ गई। देखो सिंपल सी बात है, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक पीरियड तक मिले सिर्फ। पता नहीं पीरियड 2 तरीके से देखते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, दूसरा कैलेंडर पीरियड देखते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग ईयर, दूसरा कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, और जो अकाउंटिंग कब से होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ये सारी बातें होती है और कुछ नहीं है। उसके बाद भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है, अपना एक अगली हेडिंग डाल लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है भाई। मेरे पास क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनो, ये जो मेरे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले इसको लिखवा दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा क्या क्या चीज है इसके अंदर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंसेस or loss incurred by the firm, loss incurred by the firm सुनो भाई, देखो अब ना हमारे पास क्या है कि जैसे मैं तुम्हें जो पहला बताया था कि जो मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बता चुका हूं पहले, ठीक है। लेकिन भाई इसको ना थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ना मतलब कि जो मैंने पहले बताया ना थ्योरी का, पहले वो तो देखनी है,
मैंने पहले ही कहा था भाई थ्योरी एक बार देख लेनी, फिर भी समझा रहा हूँ एक बार क्या क्या चीजें। जैसे मान के चलो कि भाई तुम्हारे ना जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ गए तो तुम समझोगे कैसे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है। ठीक है, पहली बात मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हें क्या समझना है, जो भी मशीन वगैरह के ऊपर जो खर्चे होते हैं ना, देखो तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर ऐसा हुआ ना कि क्वेश्चंस आ गए, बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, देखो जितना मुझे पता है वो तो डीप मुझे पता है कि भाई क्या है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में भाई मेरा मानना है गलत क्वेश्चन प्रिंट होके आते हैं, पूरी नॉलेज नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो मेरा मानना ये होता है कि अगर तुम जा रहे हो स्कूल में, ठीक है, और वहां पे अगर ना एक बात ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा ना कि एक्सपेंसेस डन ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी, ऐसा लिखा गया, वो पूछेगा भाई कैपिटल है रेवेन्यू है, उसका आंसर कैपिटल होगा, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हें पता होगा भाई कैपिटल है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि भाई उस खर्चे से मशीन की वैल्यू, मतलब कि जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये बात पता होना चाहिए। अगर वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है तो बोलेंगे कैपिटल, और अगर नहीं बढ़ती तो रेवेन्यू। इस टाइप से बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में आने के चांस है इन दोनों को और इन दोनों को। ठीक है, मतलब इसको जो मैं लिखवा रखा है, तो भाई पहले इसको तो इतना याद रख के चलना है। अब ना ये वाली बात आती है जो इसमें ना तुम्हारे जो टीचर वगैरह होते हैं ना, वो भी बस डेफिनेशन बोल देते हैं बार बार कि ये होता है ये होता है, कुछ पूछ रहे हो एग्जाम्पल, बेटा ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ भी बोल देंगे, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ समझो। देखो भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अच्छा पहले सबसे पहले समझो कि भाई मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, देखो एक ऐसा खर्चा जिसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, मतलब जिसको खत्म करने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 साल तक थोड़ा थोड़ा करके करना होता है। मैं तुम्हें पहला एग्जांपल दे सकता हूँ, एक कोई कंपनी है, उसका बजट जो है ना, मतलब कि पूरी जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो मान लो 10 करोड़ की है, उन्होंने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करवाया है, 5 करोड़ का। सोच रहे हो पूरी कंपनी 10 करोड़ की है, 5 करोड़ का सिर्फ उसने पर्चे वर्चे खूब छपवाए, खूब सारे, 5 करोड़ का। तो अब बताओ इतना सारा खर्चा उसको झेलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो एक ही साल के अंदर इन सारे खर्चे को रिटर्न ऑफ करता है, मतलब कि सारा खर्चा एक बार में पे करता है ना, तो उसकी कंपनी डूब जाती है। ठीक, इसीलिए इस खर्चे को क्या है कि हर साल एक बार 1 करोड़ निकाल दिया या फिर 50 लाख निकाल दिया, ऐसे करके निकालते हैं। 10 से 20 साल में थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहते इस तरीके से। ठीक, लेकिन तब तक वो जो खर्चा है भाई, देखो मैं तुम्हें ना इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मान लो मैंने विराट कोहली को बुलाया, ठीक है, मान लो कि भाई छोटा सा ही है मेरा, ठीक है, मैंने क्या विराट कोहली से अपना एडवर्टीजमेंट करवा दिया, कम से कम भाई वो बंदा 2 से 5 करोड़ लेगा। ठीक है, कम से कम 5 करोड़ तो लेगा। ठीक, अब ये जो 5 करोड़ जो ले रहा है, मैं क्या एक बार में सब कुछ बेच के पे कर दूंगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पे करूंगा। लेकिन अब एक बात बताओ, उसने ये जो 5 करोड़ का जो उसने एडवर्टीजमेंट किया है, उससे इनकम नहीं आएगी मेरे को? इनकम तो बहुत तगड़ी वाली आएगी फिर। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है वो, मेरा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। लोग बोलेंगे हाँ भाई कुछ बात है इसके अंदर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा चार्ज है उसको 10 गुना ज्यादा करूंगा। ठीक है, और लोग पे करने को भी रेडी होते हैं उस टाइम, किसी बड़े लोग ने किया तो। अब जैसे मान लो तुम ना ऑनलाइन जाना कभी, ठीक है, तो ऑनलाइन में कोई से भी शू सर्च मारना, उस पर लिख देना ऋतिक रोशन। ठीक है, उसके नाम क्या है, ऋतिक रोशन लिख देना। अब तुम जैसे ही ना इसको इस नाम को लिखोगे ना, तो जूते तुम्हें दिखेंगे तुम हाई रेंज के, तुम बस नाम हटाना सारा रेंज हट जाएगा। ऐसा है, जैसे मान लो एक ना शायद HRX करके कोई कंपनी है, वो शायद ऋतिक रोशन उसको करता है। तो अब ना भाई इसके अंदर है क्या चीज, एक ही बात सामने आती है कि ऋतिक रोशन ने जब से उसका एडवर्टीजमेंट किया ना भाई, उस जूते की कीमत ये मान लो बहुत तगड़ी बढ़ रखी है। इसका पता है मतलब क्या है, लोग उसको खरीद तो रहे हैं। दूसरी बात ये और है, चलो खरीद रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पड़ जाती है कि भाई उसके जितने भी गुड्स है ना, उसके प्राइस बढ़ गए बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसने जो इतना हैवी एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा किया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा खर्चा जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत साल तक बढ़ती है। ठीक है, जैसे अब तुम ना, जैसे ये मान के चलो कोई सा भी मैं एग्जांपल ले दूं, अगर लक्स कोजी समथिंग सुना है ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, सलमान खान राइटिंग करता है उसकी। तो अब इसमें क्या है कि सलमान खान से करवाया, तो सोचो बहुत तगड़ा खर्चा किया होगा उन्होंने। ये जो खर्चा किया है वो एक बार में नहीं पे किया होगा, वो थोड़ा थोड़ा कर करके पे करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके पे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। और दूसरी बात ये पड़ती है, ये जो इतना बड़ा खर्चा हुआ है ना, वो उनकी एक असेट्स बन जाती है। एक ना असेट्स के नाम से रखते हैं उसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस असेट्स का नाम होता है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है,
फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो देखो भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि एन एक्सपेंसेस और लॉस, ये कोई सा खर्चा हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, इनकर्ड बाय द फर्म, फर्म इसको इनकर्ड करती है, द फर्म झेलते तरीके से, कह रहा है विच आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसको पूरा का पूरा जो पे ऑफ किया जाता है ना, ठीक है, वो कब किया जाता है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल के अंदर नहीं कर सकते। अगर एक साल के अंदर कर दिया ना तो या तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, या फिर दूसरी बात ये पड़ेगी कि उसकी जो कंपनी है ना वो पूरी दिवालिया हो जाएगी, पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, इस तरीके से होगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब सुनो, तो मैं कह रहा कि दे आर कैटेगराइज एज अ फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात कर देंगे तो फिक्टिशियस असेट्स आर दोस असेट्स विच गिव अस बेनिफिट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये भी बोल सकते हैं कि फिक्टिशियस असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो हमें एक साल से ज्यादा के लिए क्या है कि बेनिफिट देते हैं। भाई तुम्हें इसका एग्जाम्पल पता क्या ध्यान रखे चलना है, ये मान लो हैवी एडवर्टीजमेंट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये, ठीक है। हैवी एडवर्टीजमेंट का मतलब ही यही है कि जितनी कंपनी की औकात नहीं है ना उससे उसी के, जैसे मान लो 10 करोड़ की कंपनी है और 5 करोड़ का 6 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने अभी तक अपना एडवर्टीजमेंट किया नहीं है, अगर मैं कर दूं ना हर एक चीज का एडवर्टीजमेंट, तो अब वो मेरे मतलब खर्चा इतना होगा कि मान लो ठीक ठाक हो जाएगा, और उसके बाद ना फिर इनकम उसके बाद वो भी ठीक ठाक आएगी, ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनो, अगली बात करते हैं रिसिप्ट्स की। भाई रिसिप्ट्स मेरे पास क्या है कि मान लो पैसों की प्राप्ति, ठीक है, दो टाइप से होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो भाई सिंपल सी बात बोलूं कि पहले मैं बात करता हूं कि पहले रेवेन्यू के बारे में बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो मैंने रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस रिसिव्ड विच आर रिसीव्ड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, अगर उस बिजनेस से मेरे को जो पैसा आ रहा है ना उसे बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बोल सकता हूँ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मेरे पास मैं कोई गुड्स वगैरह बेच रहा हूं और उससे जो मेरे को पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे। ये बात समझ आ गई? अब सुनो भाई, मेरे पास अब क्या है कि जो मैं बात कर दूं कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, देखो कह रहे कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव नहीं होते किसमें, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, भाई जो कैपिटल लगाते हैं ठीक है, बिजनेस से हुआ है, नहीं हुआ। दूसरा मेरे पास है लोन रिसीव होना, लोन भी बिजनेस से नहीं आता। और सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, मैंने कोई फिक्स असेट्स वगैरह बेचा है तो वो भी क्या मेरे किसी बिजनेस के नॉर्मल कोर्स नहीं है। भाई नॉर्मल कोर्स क्या होता है, जिस चीज में मैं डीलिंग कर रहा हूं उस चीज से पैसे रिसीव होते हैं जो, ठीक है। फिर सुनो, अगला जो मेरे पास है वो है क्या मेरे पास कि रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर दूं, वही कह रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट विच आर रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सच एज इनकम रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई नॉर्मल सी बात है, ठीक है, मतलब कि अगर जो मैं जिस चीज में बिजनेस कर रहा हूं ना, अगर उस चीज से मुझे पैसे रिसीव होते हैं मैं उसी को क्या बोलूंगा भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, अगला मेरे पास है भाई कंटीजेंट लायबिलिटी। भाई तुम्हें पहले कंटीजेंट का मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। जो कंटीजेंट है उसका अगर तुम मतलब समझते हो कि भाई कंटीजेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो ये मान लो पूरा ये दोनों समझ जाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट समझ जाओगे, ठीक है। अब सुनो भाई, कंटीजेंट वर्ड का मतलब है कि हैपनिंग, मतलब मान लो एक अनसर्टेन जिसके बारे में पता नहीं है, इसको बोलते हैं कंटीजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है भाई, कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है विच आर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने या ना होने पे अगर कोई लायबिलिटी जनरेट हो जाती है उसे बोलेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। इसका कुछ एग्जांपल समझ लो, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि हम मतलब कि मान लो हमारा क्या हुआ है कि सामान ना बिकने वाला है, तो हमें पता है भाई सेल पे टैक्स देना है हमें, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने जहाँ पे सामान दिया है अगर वो सामान बिक गया, ठीक है, मैंने कहा अगर सामान बिक गया तो मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले मेरे पास टैक्स जो पे करना था मेरे को वो था 10,000 रुपए का, ठीक है। अब मैंने सामान बेच दिया भाई, यहाँ पे मान लो 10 लाख का सामान बेचा, 10 लाख का सामान बेचा, तो भाई इस पे ना टैक्स मान लो 1 लाख का होगा, टैक्स क्या हो गया 1 लाख का। तो भाई मैंने बोला कि अगर ये सामान बिक गया, जो मेरे पास सामान रखा है अगर ये सामान बिक गया, ठीक है, तो इससे मेरे को क्या है कि भाई 1 लाख का और टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और लायबिलिटी आ गई, 10,000 का पहले ऐसे था मेरे पास, दूसरा 1 लाख का और आ गया,
तो इससे क्या बोलेंगे हम भाई, कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब कि अगर किसी इवेंट के होते ही अगर कोई लायबिलिटी जनरेट हो जाए उसे बोल देंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। बात समझ आ गई। या फिर दूसरी चीज ये समझ लो कि भाई कंपनी के ऊपर ना किसने केस कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई कि अगर हम केस हार गए, मैंने बोला अगर हम केस हार गए तो जो लायबिलिटी जनरेट होगी, ठीक है, उसे बोलेंगे कंटीजेंट। दूसरा ये, अब पता है क्या ऐसा हुआ कि भाई मैं दूसरी बात बोल दूं, अच्छा चलो ये तो मैंने हैपनिंग में बता दी ना कि अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो लायबिलिटी जनरेट हो गई, लेकिन मैंने नॉन हैपनिंग क्यों लिखा है? कुछ ना होने पे भी होता है। अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि हमारी कंपनी में 4 पार्टनर हैं, ठीक है, 4 पार्टनर हैं, तो अब ना ऐसा हुआ कि भाई हम सब क्या बहुत ही लॉस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, ठीक। अब होगा ऐसा कि अगर हमने बोला कि अगर ये बंदा मर गया ना, ठीक है, तो हम पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक। बात समझ में आई? मतलब कि मैंने बोला कि सुनो अगर एक बंदा मर गया, ठीक है, हम बोलेंगे भाई थोड़े थोड़े बल्ले बल्ले हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से, मतलब कि हमें ना कम खर्चा पे करना पड़ेगा, सारा हम उसी पे थोप देंगे मान लो, ठीक। अब क्या हुआ, हमने बोला कि लेकिन अगर ये नहीं मरा ना, मतलब कि ना होने पे, उसके ना मरने पे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे अगर ये बंदा नहीं मरा तो लायबिलिटी जो मतलब जनरेट हो जाएगी ना, हम क्या बोल देंगे भाई इसको, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो भाई पहले तुम्हें कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। दूसरा मेरे पास है कंटीजेंट असेट्स, सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझ लो। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर ये एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि भाई लोग जो है ना, जिन लोगों ने पैसा, मतलब कि जो डेटर है मेरे, जो डेटर है वो क्या है कि दोबारा रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि पैसा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट किया, भाई जिन लोगों ने मेरे पैसे लिए हैं, मैं उन पे क्या है कि मान लो मैंने ना इलीगल छपवा दिया, मान लो कुछ भी, कि मैं उनको गोली मार दूंगा, ठीक है, तो कुछ होने पे कुछ ना होने पे, नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत सारी अपने अपने मन में बना सकते हो भाई कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी नहीं, ठीक है। तो भाई इसका ना होमवर्क समझ जाओ, इसके 2 एग्जाम्पल घर से लिख लाना, इसके 2 एग्जाम्पल बड़े, तुम बड़े बड़े लिख के लाना, लेकिन लिख के जरूर लाना। अगला मेरे पास भाई ग्रुपिंग का मतलब समझो क्या होता है। अच्छा तुम्हें मैंने बताया था कि जो भी मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसे हम एक जगह रखते हैं, बताया था मैंने कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको एक तरफ और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनके एक तरफ, ठीक। मतलब कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं, और जो मेरे पास क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस से रिलेटेड है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं। ऐसे तो होता है। तो भाई वही है, ग्रुपिंग का मतलब क्या है? ग्रुपिंग मीन्स प्लेसिंग आइटम ऑफ वन नेचर अंडर अ कॉमन हेड, ठीक है, किसी एक हेड के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग का हेड हो गया, या दूसरा बोल सकते हैं परचेज के अंदर सिर्फ परचेज का सामान लिखते जाते हैं, लेजर वगैरह याद है सबको, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये है मार्शलिंग। भाई इसको जो समझ गया ना, ये मान लो तुम समझ जाओगे, तुम पढ़ के आ रहे हो एक्चुअल में। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे अकाउंट जो भी तुम्हारे पास है ना, जिससे अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट का वो खोले, मैं तो बता ना फॉर्मेट, वो फॉर्मेट खोल लो एक बार, ट्रेडिंग का फॉर्मेट खोल लो, फिर एक काम करो बैलेंस शीट खोल लो, सबसे बेस्ट ना बैलेंस शीट में समझ में आ जाता है। सुनो भाई, देखो बैलेंस शीट पे ना सबसे पहले तुम ना असेट साइड पे आ जाओ, टॉप पे, ठीक है। जैसे ये तो सबसे टॉप पे क्या है कि असेट साइड पे हमारे पास ना टॉप पे क्या लिखा, गुडविल, ठीक है। पहले ना देखो एक वर्ड समझो, लिक्विडिटी, मतलब कि लिक्विड समझ लो, ठीक है। भाई तुम्हें समझना है लिक्विड, पहले तुम्हें एक वर्ड समझना है लिक्विड। भाई लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत जल्दी बह जाए, जो चीज जिसका फ्लो ज्यादा हो। अच्छा मुझे बताओ, मशीनरी का फ्लो ज्यादा होगा, कैश का फ्लो ज्यादा होगा? बहुत जल्दी क्या चीज निकल सकता है मेरे हाथ से? कैश जल्दी निकल जाएगा ना, तो इसे समझते हैं इस तरीके से। अच्छा दूसरा बताओ, मैंने बोला कि मेरे पास एक बिल्डिंग है या फिर गुड्स है, एक गुड्स है, दूसरा मैंने बोला बैंक में बैलेंस है, जल्दी कौन सा निकलेगा? बैंक का बैलेंस निकलेगा ना, मतलब बैंक की लिक्विडिटी ज्यादा है, समझ रहे हो? भाई जो चीज ज्यादा लिक्विडिटी वाली होती है ना उसको नीचे की तरफ रखते हैं, और जो चीज कम लिक्विडिटी वाली होती है उसको टॉप पे रखते हैं। तुम देखोगे सबसे पहला गुडविल, कंपनी का नाम जल्दी खराब नहीं होता, बात समझ आ रही? अगर जैसे मान लो कंपनी का नाम खराब होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो मेरे पास है वो क्या भाई, तुम क्या उसको तुरंत निकाल सकते हो क्या? तुरंत तो नहीं बिकेगा, वो टाइम लगता है उसको बिकने में। फिर मैं अगला बोल रखा है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जो गुडविल बहुत कम लिक्विड वाला है, बहुत ही कम लिक्विडिटी है उसके अंदर। उसके बाद मैं अगली बात समझा दूं, प्लांट एंड मशीनरी लिखा है,
तो भाई प्लांट एंड मशीनरी जो मेरे पास है इसमें क्या है, उससे थोड़ा और मतलब कि मान लो कम लिक्विड वाला है, मतलब थोड़ा मान लो थोड़ा ज्यादा लिक्विडिटी है उसके अंदर। पहले मैंने गुडविल बोला, गुडविल में क्या है कि बहुत ही जल्दी मतलब जल्दी खराब नहीं होता, उसको जल्दी हम बेच नहीं सकते भाई, नाम को बेचने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं सबसे नीचे कैश इन हैंड, तुरंत कैश चलाता है मेरे हाथ से, तुरंत दे सकता हूं, तुरंत सेकंडों के अंदर। दूसरा बैंक, ठीक है भाई, बैंक भी क्या जा सकता है तुरंत ही। अगला बोल रखा है लूज टूल्स, भाई जो भी छोटे मोटे जो नट्स वगैरह होते हैं उसको तो हम क्या है कि तुरंत बेच भी सकते हैं, तुरंत खरीद के ला सकते हैं। हमें क्या समझना है, इनफ्लो और आउटफ्लो के लेके चलना है। जिसका इनफ्लो आउटफ्लो भाई मान लो बहुत ज्यादा है, जिसका इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज्यादा है भाई, उसके अंदर क्या होता है भाई मेरे पास, उसको सबसे नीचे लिखते हैं, ठीक। और जिसका बहुत ही कम होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, प्लांट मशीनरी हम खरीदते बेचते रहते हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मेरे पास लैंड ले लो, पेटेंट ले लो, फर्नीचर फिटिंग ले लो, भाई इन सबको हम, इसका आउटफ्लो इनफ्लो बहुत ही कम होता है, तो इसको टॉप पे लिखा है। जिनका आउटफ्लो इनफ्लो बहुत ज्यादा होगा ना उसको नीचे लिखेंगे, और कम वाले को ऊपर। बात समझ आई? एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो, जिसका खरीदना बेचना बहुत ज्यादा होता है, जिसका आना जाना बहुत ज्यादा होता है उसको नीचे, जिसका आना जाना बहुत कम होता है उसको ऊपर, ठीक है। तो भाई ये वही है मार्शलिंग। कह रहा मार्शलिंग इज अरेंजिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। एक क्या पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और मेरे पास क्या है कि परमानेंसेस, ठीक है। बात समझ आ रही है? मतलब कि लिक्विडिटी ध्यान रख के चलना। अगर तुम लिक्विडिटी समझ गए तो अब पता लग जाएगा, अभी पता लगना कैसे कैसे हम किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। तो भाई ये सारा पहले तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। फिर देखते हैं इसका जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में।